राम राम साथियों, मैं नील चौधरी कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है साथियों, अपनी जो 11th एग्रीकल्चर की क्लास चल रही थी जिसमें अपन बेसिक और फाउंडेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन है साथियों वो चैप्टर फर्स्ट अपन ने कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में अपन चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, मौसम एवं जलवायु, वेदर और क्लाइमेट। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो आपका 11th का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख सकते हो। नहीं तो अपने चैनल कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे जाके कोर्स का ऑप्शन है, वहां पर जाकर आप 11th का जो कंप्लीट कोर्स है वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। आप वहां पर भी जाकर ये चीजें देख सकते हो। अपनी फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अपन साथियों अपनी सेकंड क्लास है आज की, जो अपनी होने वाली है किसकी, मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में अपनी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसको अपन शुरू करते हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो साथियों अपना चैप्टर है सेकंड, अध्याय सेकंड, मौसम एवं जलवायु, वेदर और क्लाइमेट। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर के अंदर अपना वेदर और क्लाइमेट के बारे में, मौसम और जलवायु के बारे में। आपको पता है जब मौसम होता है परिवर्तनशील होता है, और अपना वे जो जलवायु है परिवर्तनशील नहीं होती, ठीक है। तो इसमें मौसम है, अपना मौसम होता है लघु अवधि वाला। कौन सा अवधि वाला? लघु अवधि वाला, लघु अवधि। जलवायु हो गई अपनी दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि, ठीक है। इसमें लघु अवधि और दीर्घ अवधि से अपन समझते हैं साथियों। लघु अवधि मौसम होता है वो क्षणिक होता है। कैसे? अभी धूप है, थोड़ी देर बाद में कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में बारिश हो जाएगी या फिर छाया हो जाएगी, तो वो होता है मौसम। जलवायु होता है ये परिवर्तनशील नहीं होता। इसको परिवर्तन होने में कम से कम 30+ वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है? 30+ वर्ष का समय लगता है जलवायु के अंदर। जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु, ये मान लो बर्फ वाली है, वहां पे बर्फ ही बर्फ गिर रही है, तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही कुछ ही सेकंड में बर्फ गिरना बंद हो जाएगी, मौसम पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा। तो जहां मौसम रहता है, कहीं सर्दी वाला मौसम रहता है हमेशा ही, जो 12 महीने हैं उसी के अंदर सर्दी वाला मौसम रहता है, तो वो सर्दी वाला ही रहेगा, वो कुछ समय में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो मौसम होता है ये क्षणिक होता है, ये चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? जैसे अभी हो रही है बारिश, क्या हो रही है साथियों? अभी हो रही है बारिश। बारिश होने के बाद कुछ ही समय में बारिश रुक गई, रुकते ही धूप निकल गई, तो वो तो होता है मौसम। और जो जलवायु होती है उस क्षेत्र का जो क्लाइमेट जो 12 महीने रहता है, जो 12 महीने रहता है वो कौन सा रहता है? जैसे बारिश वाला रहता है तो वहां पे 12 महीने में बारिश होती है। जहां सर्दी वाला होता है वहां पे सर्दी होती है। जहां बर्फ गिरी होती है, बर्फ वाला क्षेत्र होता है, वहां पे बर्फ ही गिरी होती है, वो वहां की जलवायु होती है। इसे परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल्स के अंदर अपन फटाफट बात कर लेते हैं, चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप नोट करते चलना जो मेन पॉइंट है, और आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बनाते चलना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर पूरे नोट्स हैं इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। पौधों मानव जीवन में भौतिक पर्यावरण के जिन तत्वों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें जलवायु प्रमुख है। जलवायु मौसम हमारे भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप है, मानव जीवन की लगभग प्रत्येक गतिविधि के प्रभावित करते हैं। मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उद्योग, व्यापार, मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता भी जलवायु से प्रभावित होती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में जो अंतर परिलक्षित होता है उसका मूल कारण जलवायु ही है, ठीक है। जैसे अपन राजस्थान के निवासी हैं तो अपना खान पान अलग है। आप थोड़ा सा आगे जाओगे, हिमाचल वगैरह जाओगे, है ना, ठीक है, तो उस तरफ जाओगे तो उनका खान पान कुछ अलग है, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेता, कौन सा? प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेता क्लाइमेटोलॉजिस्ट, कौन? क्लाइमेटोलॉजिस्ट। और पाश्चात्य विचारक केंड्रियो ने जलवायु की महत्ता के विषय में कहा है। महत्ता के विषय में जो अपने क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, कौन? केंड्रियो, उन्होंने जलवायु के विषय में कहा है, क्या कहा है? जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु
आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ये किसने कहा है? ये कैंड्रियो ने कहा है, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कैंड्रियो ने क्लाइमेट के बारे में क्या कहा है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने जलवायु और क्लाइमेट के बारे में क्या कहा है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पौधे के प्रत्येक वृद्धि अवस्था प्रचलित मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है। प्रत्येक फसल इष्टतम मौसम परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण उपज क्षमता दर्शाती है। यह एक सर्वोत्तम तथ्य है जिस फसलों में लगने वाले रोग, कीट एवं प्रकोप प्रचलित मौसम से संबंधित होते हैं। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि मौसम के आधार पर, आपको पता है आप कोई फसल बो रहे हो तो उसके अंदर मौसम के आधार पर भी रोग और कीट पनपते हैं। मौसम का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फसल पे मौसम का प्रभाव पड़ता है, उपज पे मौसम का प्रभाव पड़ता है। ये आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फसलों की वृद्धि उपज पर मौसम के विभिन्न मापदंडों के प्रभाव की जानकारी सफलतम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है, ठीक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम जलवायु एक ही अर्थ है प्रयुक्त होते हैं। एक ही अर्थ में मौसम और जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। किंतु वास्तव में दोनों अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रयुक्त तो एक ही अर्थ में होते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों भिन्न भिन्न है। मैंने बता दिया कैसे भिन्न भिन्न है। मौसम होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय में चेंज हो जाता है। जलवायु है वो चेंज नहीं होती, वो स्थिर रहती है, उसको चेंज होने में बहुत वर्षों का समय लगता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन वेदर। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन वेदर के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक एक के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा जो क्लासेज हैं अपने उनको शेयर करें। अपन डिटेल में बात करते चल रहे हैं 11वीं क्लास की, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मौसम यानी वेदर सामान्यतः वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। सौर ऊर्जा के वितरण में विभिन्नताओं में सामान्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मौसम का निर्माण होता है। अतः मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है और उष्मा, नमी तथा जलवायु गति की अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है, ठीक है। लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है, जो मैंने आपको बता दिया लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है। लघु अवधि है मौसम होता है और दीर्घ अवधि होती है वो जलवायु होती है, ठीक है। किसी क्षेत्र में विशेष में नियत समय पर जल वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है, मौसम कहलाती है, ठीक है। ये मौसम की अपनी परिभाषा है, नोट करना चाहे नोट कर सकते हो आप लोग। ये मौसम कहलाती है। मौसम क्या कहलाती है? किसी क्षेत्र में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी और बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को दर्शाती है, ठीक है। लघु अवधि परिवर्तनों को दर्शाती है। मैंने आपको बता दिया इसमें कुछ इस प्रकार है, जैसे अभी बारिश हो रही है, तुरंत कल मौसम चेंज हो जाएगा और धूप निकल जाएगी, तो वो मौसम है, ठीक है, सीधी भाषा। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है, ठीक है। मैंने बता दिया मौसम परिवर्तनशील होता है। मौसम क्षणिक होता है, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ दिन में मौसम चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आगे। ये जो आपको मैं बता रहा था, ये निरंतर बदलता रहता है। कभी कभी प्रत्येक घंटे और कभी कभी प्रत्येक दिन में बदलता रहता है, मिनट में बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता, जो जलवायु विज्ञानवेत्ता है, प्रसिद्ध अपने जलवायु विज्ञानवेत्ता है, कौन है? पाकिस्तान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं, ठीक है। ये मौसम की बहुत ही शानदार परिभाषा है जो अपने जो प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता है ट्रिवर्थ, इन्होंने एक परिभाषा दी है। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ये नोट कर लेना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रिवर्थ ने क्या परिभाषा दी है मौसम की, ठीक है। क्या है? जलवायु विज्ञानवेत्ता है, उन्होंने ये परिभाषा दी है। फिर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अच्छा, फाइन, साफ, धुंधला, मेघयुक्त, क्लाउडी, बरसाती, रेनी, उजला यानी सनी तथा तूफानी, विंड, मौसम जैसे शब्दों को व्यक्त किया है। ये मौसम के बारे में है चीजें, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है अपना कृषि मौसम विज्ञान, क्या? एग्रो मेटेरियोलॉजी, ठीक है। इसमें यह मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंधित का अन्वेषण किया जाता है। संबंध का अन्वेषण किया जाता है। क्या किया जाता है?
यह मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है। फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं, कीटों एवं व्याधियों के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यह कृषि मौसम विज्ञान की परिभाषा है। क्या? एग्रोमेटेरियोलॉजी की यह परिभाषा है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जलवायु, क्लाइमेट। जो क्लास देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जलवायु, क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ये याद रखना। क्लाइमेट शब्द है वो कौन सी भाषा का है? क्लाइमेट है वो ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। तो ये याद रखना, ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा, ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? क्लाइमा से लिया गया है। क्लाइमेट किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से क्लाइमेट लिया गया है। ठीक है, सामान्यतः ये दो शब्दों जल एवं वायु के समावेशन से बना है। ठीक है, जल से तात्पर्य वायुमंडल की आर्द्रता, वर्षा से है वायु की गति, दिशा, तापक्रम आदि व्यवस्थाओं का वायु से संबंध है। ठीक है, अतः किसी भी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। अपना ट्रीवोर्थ के शब्दों में दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यकरण जलवायु कहलाता है। ठीक है, ट्रीवोर्थ के शब्दों में दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता, है ना, का समन्वय अथवा सामान्यीकरण क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, अन्य शब्दों में दीर्घ अवधि, यह दीर्घ अवधि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, दीर्घ अवधि। ठीक है, दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम की समग्रता जलवायु कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं। उपरोक्त में स्पष्ट होता है कि जलवायु विज्ञान में वायुमंडल की दशाओं में प्रादेशिक वितरण का विश्लेषण किया जाता है। प्रादेशिक वितरण का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जलवायु का निर्माण कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का योग नहीं, बल्कि जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित विश्व मौसम विज्ञान, जो अपना विश्व मौसम विज्ञान है वो कहाँ स्थित है? यह है जनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ से? जनेवा स्विट्जरलैंड में अपना जो मौसम विश्व मौसम विज्ञान है कहाँ पर स्थित है? ये संस्थान अपना जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी जलवायु। जलवायु दीर्घकालिक होती है और इसको परिवर्तन होने में कुछ वर्षों का समय लगता है। ये आपको दिख रहा होगा आसानी से, हाँ ये रहा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इनने जलवायु के लिए 31 वर्षों का, ठीक है, कितने वर्षों का? 31 वर्षों का की अवधि के मौसम को औसत उपयुक्त समझा है कि 31 वर्षों का समय लगता है कहीं किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अंदर। इनका कहना यह है कि 31 वर्षों का समय लगता है किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन में। और आपको पता है मौसम परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ दिन, कुछ टाइम या कुछ सेकंड में मौसम परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि जलवायु विज्ञान। कृषि जलवायु विज्ञान तो अपना नेक्स्ट है कृषि जलवायु विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कृषि जलवायु विज्ञान कहलाती है। ये इसकी क्या है? परिभाषा है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अभी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप चैप्टर रीड कर लेना और जो मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आप लोग नोट करते चलें टॉपिक वाइज। इसमें टॉपिक लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप टॉपिक लगा के फिर अपन इसमें जो मेन चीजें वो देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अपने को शॉर्ट में चीजें देखनी है ताकि अच्छे से अपने को समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। ठीक है, फसलों पे प्रभाव देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे फसलों पे। तो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकार देखो, ये फसलों पर प्रभाव पड़ता है, उसके प्रकार है। इसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं मौसम दिए गए स्थान पर किसी समय विशेष के लिए वायुमंडल की स्थिति को दर्शाता है। इसमें नॉर्मल ये है, अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि फसलों पर मौसम और जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा सा ना। ठीक है, इसके प्रकार है सौर विकिरण, एक मिनट, फिर अपन अंतर देखेंगे वेदर और क्लाइमेट में। इसके प्रकार है सौर विकिरण, तापमान,
और कुछ इस साइड है। फिर इनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। वायुमंडल आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु वर्षण और बादल, ये इसके प्रकार है। ये किसके प्रकार है? ये प्रकार है अपने मौसम एवं जलवायु के तत्व फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, वो चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि सौर विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो अपना वायुमंडलीय आर्द्रता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, वायु का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है और बादल का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये चीजें इसमें पढ़ेंगे। एक बार जो अपना अंतर है वो अपन देख लेते हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं। एक तरफ है अपना क्या, मौसम, दूसरी तरफ है अपना जलवायु यानी क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में अंतर, और हर बार ये चीज आप मान के चलो जो आपकी एग्जाम होती है उसमें अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे वेदर और क्लाइमेट में अंतर पूछ लिया तो इस चीजों का अंतर है ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप ये विशेष देखे मौसम यानी वेदर, इसमें पहला अंतर है ये किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंध है। दैनिक यानी डेली, दैनिक यानी क्या हो गया, डेली। ठीक है, ये वृत्त क्षेत्र की दीर्घ अवधि के मौसम की औसत स्थिति से संबंधित है। क्या, जलवायु। ये एक तरीके से मौसम हो गया लघु अवधि और जलवायु हो गया आपका दीर्घ अवधि। ठीक है, यह हमेशा परिवर्तनशील है, जो वायुमंडल की परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। जो वायुमंडल की क्या परिस्थिति के साथ बदलता रहता है ये। उसके बाद यह जलवायु की इकाई है। क्या है, यह जलवायु की इकाई है। यह लगभग स्थायी है और क्षेत्र के साथ बदलता रहता है। मैंने बताया आपको क्षेत्र के साथ बदलता रहता है। कहीं पे क्षेत्र अगर शुष्क क्षेत्र है, जैसे आप लोग अपना जैसलमेर है, जैसलमेर क्या है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पर कितनी ही बारिश हो जाए लेकिन वहां का जलवायु क्या रहेगा, शुष्क ही रहेगा। उसको अपन रेनी नहीं कह सकते, वो क्या रहेगा, शुष्क ही रहेगा, क्योंकि बारिश है वो क्षणिक है ना कि परमानेंट हो रही है। और उसको होने में अगर बारिश लगातार 31 वर्ष तक होती है तो अपन मान सकते हैं कि वहां की जलवायु है वो परिवर्तनशील हो गई है या परिवर्तन हो गया है उस जलवायु में। ठीक है, उसके बाद यह विभिन्न प्रकार के मौसमों को सम्मिलित रूप है। विभिन्न प्रकार के जो मौसम है उनका सम्मिलित रूप तो जलवायु है। ठीक है, एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एक दिन में, एक मिनट में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है, दीर्घ अवधि के साथ परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, दीर्घ अवधि के साथ कुछ वर्षों में परिवर्तन आ सकता है वरना एक ही तरह बनी रहती है। नेक्स्ट है अपना यह जलवायु का विभेदीकरण है। क्या है, विभेदीकरण है। और यह है मौसम का एकीकरण। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अभी जो प्रकार अपन ने देखे थे, ये प्रकार देखे थे अपन ने कृषि पर प्रभाव वाले। पहला था सौर विकिरण, तापमान, दूसरा उसके बाद नेक्स्ट कुछ इस प्रकार हैं, ये रहे। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु वर्षण, बादल। ठीक है, मौसम जलवायु में अंतर होते हुए भी दोनों का निर्माण इन्हीं तत्वों द्वारा होता है। ये तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जो मैंने आपको ये तत्व बताए कितने, 7, ये पौधे की वृद्धि को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से है वो प्रभावित करते हैं। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान की जाती है। वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं भी सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती है। विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्यताप, क्या, आत्मन या सूर्यताप कहते हैं। तो यह हो गई अपनी इसकी परिभाषा। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, वाष्पन, मर्दा, जलवायु का गर्म होना आदि प्रक्रिया भी इसी ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर। इसके भी प्रकार हैं कुछ, जो सोलर रेडिएशन है उसके भी प्रकार हैं कुछ। प्रकाश की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं पौधों द्वारा सहन कर ली जाती है तथा उनके प्रभाव को पादप कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, इनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ये किरणें बीज अंकुरण में उनके प्रभावी विकास को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, अनाज वाले पौधों में फूटान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेना।
कि जो प्रकाश की गुणवत्ता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर। तो ये चीज आप नोट कर लेना। अनाज वाले पौधों में फुटान के निर्माण, पत्तियों के आकार, जड़ विकास भी प्रकाश से प्रभावित होता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये लोग आप नोट कर लेना। साथ के साथ हरी नीली विकिरणों भी बीज अंकुरण क्रिया में अवरोधक उत्पन्न करती है। जो हरी नीली विकिरण होती है, जो किरणें होती है, जो सोलर रेडिएशन होता है, वो आपके जो अंकुरण है, बीज अंकुरण, उसको भी प्रभावित करता है। इसके अंदर ये है। ये हो गया अपना प्रकाश की गुणवत्ता। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश की तीव्रता। इसे अभिप्राय प्रकाश की मात्रा चमक से है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पादप वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके अंदर ये है। तो ये जो मेन टॉपिक है अपन इनको देखते चलेंगे, ताकि ये जो इनके प्रकार हैं इनमें बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, इनके नाम से ही चीजें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो अपन फास्ट चलेंगे ताकि अपना चैप्टर है वो जल्दी कंप्लीट हो। अगर अपन एक एक चीज को लेके बैठ जाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट होने में समय लग जाएगा। तो मैं आपको जो मेन टॉपिक है, जो नोट करने लायक है, जो ये मान लो इंपॉर्टेंट है, वही ऐड करवाते चलूंगा, बाकी अपन स्किप कर देंगे। ठीक है। इसके बाद प्रकाश की अवधि, फसल विकास की प्रक्रिया जैसे पर्ण उत्पादन दर, पुष्प फलन आदि दिन की लंबाई या प्रकाश की अवधि से भी प्रभावित होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लेना। उसके बाद दिन में प्रकाश की अवधि तथा रात में अंधकार की अवधि कई फसलों पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करता है। क्या करता है, पुष्पन के समय को प्रभावित करता है। पौधों की दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रिया को प्रदीप्तिकालिकता यानी प्रीदीप्तिकालिकता कहते हैं। तो ये भी नोट कर लेना, प्रीदीप्तिकालिकता किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा आपसे पूछ सकता है। ठीक है। आधार पर पौधों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों को जो 4 भागों में विभक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अपन पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है अपना, इसमें अपना फर्स्ट आ जाता है लघु अवधि और अल्प प्रकाशेपिक पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, जिन्हें प्रकाश की अवधि की कम आवश्यकता होती है, ऐसे प्लांट्स। ठीक है। पौधों में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश एवं रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई आवश्यक होती है। ठीक है। इसे क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। उसके बाद लघु अवधि वाले पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए दिन की अवधि तुलनात्मक रूप से कितने 10 घंटे से कम होती है, आवश्यक होती है। कितने 10 घंटे से कम आवश्यक होती है। ठीक है। अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर पौधों में कायिक वृद्धि अधिक होने लगती है और पुष्पन का समय स्थगित हो जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, पुष्पन का जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। अधिकांश पुष्पन कटिबंधीय पौधे जैसे धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग आदि लघु दिवसीय कहलाते हैं। कौन से पौधे कहलाते हैं, लघु दिवसीय पौधे। कौन कौन से, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन। ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से पौधे लघु दिवसीय पौधे हैं। ये हर बार जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है, साथ ही 11th 12th में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो लघु अवधि पौधे ये है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और इसमें यह है कि लघु अवधि पौधे होते हैं अपने शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, उनको 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट है दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि वाले पौधे, कौन से, दीर्घ अवधि वाले। इसमें इंपॉर्टेंट है 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है इनके अंदर। ठीक है। इन पौधों को पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के तुलनात्मक रूप से दीर्घ अवधि की आवश्यकता होती है। इन पौधों को भी जब कम प्रकाश अवधि वाले दिन मिलते हैं तो पुष्पन को स्थगित करके कायिक वृद्धि अधिक कर लेते हैं। ठीक है, पुष्पन रुक जाता है और कायिक वृद्धि यानी उनकी बढ़वार हो जाती है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पौधे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, या कौन कौन सी फसल आती है, तो गेहूं, जौ, जई, आलू, चुकंदर, ये आता है अपना लॉन्ग डे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। ये अपने लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है अपने धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग आदि। ठीक है, ये फसल के अकॉर्डिंग है। अपन फसल पढ़ रहे हैं तो फसल के अकॉर्डिंग है। ठीक है,
कि अपन जलवायु और जो वेदर और क्लाइमेट है उसका फसलों पे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फसलों के उदाहरण है कुछ, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं मध्यवर्ती, ठीक है। मध्यवर्ती प्रदीप्त कालिक पौधे, ठीक है। इस श्रेणी के अंदर 12 से 14 घंटे, कितने, 12 से 14 घंटे, इसके अंदर कितने, 12 से 14 घंटे प्राप्त होने पर ही होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है, 12 से 14 घंटे में अपन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने में 12 से कम या 14 से अधिक घंटे के प्रकाश की अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। इस कारण से गन्ने में किस्म विकास कार्य करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान, जो अपना कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित की गई है, जहां पर प्रकाश की अवधि कम से कम 12 से 14 घंटे होती है, ठीक है। देखो, गन्ने के विकास के लिए अपने को 12 से 14 घंटे की जो प्रकाश की अवधि है वो चाहिए, तो वो नहीं मिल पाती। इसी कारण जो कोयम्बटूर तमिलनाडु है अपना, वहां पर गन्ना प्रजनन संस्थान स्थापित किया गया गन्ने की नई नई वेराइटी डेवलप करने के लिए। किस लिए किया गया, क्योंकि वहां पर जो प्रकाश की अवधि होती है वो 12 से 14 घंटे की होती है, इसलिए, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अपना जो फोर्थ है, दिवस निष्प्रभावी पौधे के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। दिवस निष्प्रभावी पौधे, कुछ पौधों में पुष्पन की क्रिया दिन के प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ पौधों में पुष्प की प्रक्रिया दिन के प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वे दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं। इसमें कुछ फसलों के उदाहरण हैं, जैसे कपास, सूरजमुखी, बकव्हीट, टमाटर, मटर, धान की कई किस्में आदि इस श्रेणी में आती हैं। इनकी कई किस्में आती हैं। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं। बकव्हीट आप नहीं समझते, ये क्या होता है, ये होता है साधारण भाषा में नाम होता है कुट्टू, कुट्टू नाम होता है। और इसके अंदर जो ग्लूटीन, व्हीट में जो ग्लूटीन पाया जाता है वो ग्लूटीन नहीं पाया जाता। ग्लूटीन क्या, नहीं अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक बार, ग्लूटीन अब दिख रहा है आपको। इसमें बकव्हीट है, उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, ग्लूटीन नहीं पाया जाता। उनके लिए कारगर साबित होता है जो ग्लूटीन सेंसिटिव है, या जो एक रोग होता है सिलिएफर, क्या होता है, सिलिएफर, कौन सा, यहां पे लिख देता हूं एक बार, सिलिएफर एक रोग होता है, उनसे जो पीड़ित होते हैं उनके लिए ये बकव्हीट है वो खाने के लिए काम में लिया जाता है, उनके खाने में काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटीन नहीं पाया जाता और वो ग्लूटीन सेंसिटिव होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूटीन ना पाकर रूटीन, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो रूटीन होता है इसके अंदर वो पाया जाता है, ठीक है। रूटीन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हृदय रोग के पीड़ित होते हैं उनके लिए और रक्त संचार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये जो रूटीन होता है वो इसके अंदर पाया जाता है और ये हृदय के लिए और रक्त संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बात कर ली, बकव्हीट क्या होता है, इसको कुट्टू भी बोलते हैं। इसके अंदर ग्लूटीन नहीं पाया जाता, जो ग्लूटीन सेंसिटिव हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो सिलिफर रोग से पीड़ित होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, वो इसका सेवन करते हैं। जो रूटीन है वो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो रक्त और अपना जो हृदय है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लेना, जो भी चीजें मैंने नोट कराई आप लोग नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसी चीजें बीच में से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वायुमंडलीय ताप, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है। किसी पदार्थ की गर्मी, शीतलता जो इसकी आणविक गतिविधि के विचार द्वारा निर्धारित होती है, और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, तापमान कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विभिन्न फसलों के प्रधान वर्दी तापमान, ठीक है। विभिन्न फसलों के लिए प्रधान वर्दी तापमान, ठीक है। प्रधान वर्दी तापमान इस तरफ है, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में इस तरफ है। शीतकालीन फसलें और ग्रीष्मकालीन फसलें, अपनी खरीफ और रबी दोनों फसलें, यहाँ पर उनका किस किस टेम्परेचर, उनको मतलब कौन कौन सा उसको टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से। न्यूनतम तापमान जिसके नीचे
पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो वो तापमान कौन सा होता है? वो होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तो होता है शीतकालीन वाली फसलों के लिए, और 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो होता है किसके लिए? ग्रीष्मकालीन वाली फसलों के लिए। और शीतकालीन वाली फसलों के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सेंटीग्रेड के अंदर है, ये डिजिट्स हैं जितने भी। उसके बाद इष्टतम तापमान जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है। जो इष्टतम तापमान जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है तो ये 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता है शीतकालीन फसलों में, और 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अपनी ग्रीष्मकालीन फसलों में। ठीक है, उसके बाद अधिकतम तापमान जिसके ऊपर पौधों की वृद्धि रुक जाती है वो कौन सा तापमान होता है? वो शीतकालीन वाली फसलों में तो 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद ग्रीष्मकालीन वाली में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे तापमान पर कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो टेम्परेचर है उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि का प्रत्येक कार्य तापक्रम से प्रभावित होता है। कृषि में बीज अंकुरण से लेकर अपना कटाई, गहाई, ओसाई एवं भंडारण तक उचित तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो ये तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लीजिए। प्रत्येक फसल पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए निश्चित तापमान होता है। ठीक है, निश्चित तापमान होता है। न्यूनतम से कम और अधिक से अधिक, अधिकतम से अधिक तापमान होते ही फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी गलत प्रभाव फसलों पर पड़ता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के मध्य तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि अधिकतम होती है इष्टतम तापमान कहते हैं। ठीक है, यहां से आप नोट कर लेना, ये इष्टतम तापमान क्या होता है, ये इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। इन न्यूनतम, इष्टतम, अधिकतम तापमान बिंदुओं को प्रधान आधारभूत वृद्धि बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं प्रधान आधारभूत वृद्धि बिंदु भी कहते हैं, इष्टतम, अधिकतम और न्यूनतम तापमाप को। ठीक है, के बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वायुमंडल तापमान निम्न प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, किस प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। हाँ, तो अपन पढ़ेंगे जैविक क्रिया। सामान्य एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ साथ जैविक क्रियाओं की गति बढ़ती है और इन परास्पर तापमान में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी के साथ जैविक क्रियाओं की गति दुगनी तथा अधिक हो जाती है, जिससे तापमान गुणांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे तापमान गुणांक कहते हैं, टेम्परेचर क्वांटाइन कहते हैं, Q10। ठीक है, एक सीमा बाद तापमान बढ़ने के साथ वृद्धि क्रिया की गति कम होने लगती है। ठीक है, इसके बाद CO2 अधिग्रहण, अपटेक ऑफ CO2। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक तापमान के साथ CO2 अपटेक बढ़ता है। पौधों द्वारा अधिक तापमान पर पर्णरंध्रों, पर्णमध्यक के प्रतिरोध के कारण CO2 अपटेक कम होने लगता है। ठीक है, इसके अंदर CO2 अपटेक है वो अपना कम होने लग जाता है तापमान के बढ़ने और घटने के साथ। ठीक है, उसके बाद है किण्वन क्रिया है। कार्बन यौगिकों के अपघटन में महत्वपूर्ण किण्वों को सक्रियता तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, इनकी सक्रियता तापमान बढ़ने के साथ साथ है जो बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर अपर्याप्त CO2 के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है, जबकि अधिकतम तापमान के साथ पौधों द्वारा श्वसन की दर बढ़ती रहती है। इस प्रकार शुद्ध प्रकाश संश्लेषण, नेट फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है और फसल की उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, तो फसल के उत्पादन में किस प्रकार कमी आती है इसके बारे में ये चीज बताई गई है। आप यहां से नोट करना चाहें, ये लाइन आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कहां से? ये आप लोग, ये जो लाइन है ये आप नोट कर सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार बढ़ती घटती है, जिससे क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। ठीक है, यह है प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास। पर्णरहित बनने एवं पर्ण क्षेत्र के विकास में तापमान का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, इसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्धी तत्व। ठीक है, वर्धी तत्व ग्रोथ सब्सटेंस पर प्रभाव। ठीक है, इष्टतम तापमान पर ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन सक्रियता अधिक एवं एब्सेसिक अम्ल की सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है आप लोगों को पता है।
अधिक और कम तापमान पर वर्दी तत्वों का संतुलन बदलता है, जो वर्दी को प्रभावित करता है। जिब्रेलिक अमल के प्रयोग से अधिक तापमान के बाध्यकारी प्रभाव दूर होकर वर्दी दर बढ़ती है। ठीक है, जिब्रेलिक से, ये लाइन आप नोट कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे विकास पर प्रभाव। पौधों की विकास दर, जैसे अंकुरण, पर्ण, शुरुआत, फूटान, पुष्पन, बाल निकलना, ठीक है, ईयर, और फिर और दानों भरने, यानी दानों भरने पर तापमान का वृहद प्रभाव रहता है। कम तापमान पर अंकुरण इष्टतम तापमान की तुलना में अधिक समय लगता है। खरीफ फसलों में अंकुरण हेतु 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, उसके बाद जो खरीफ की बात कर ली, अभी रबी की बात कर लेते हैं। रबी के अंदर क्या होता है, ये गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। क्या गेहूं में कल्ले फूटने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, तो 16 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कीटों के बारे में। कीटों का तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पर। ठीक है, कीट रोगों का प्रकोप। ठीक है, की टेम्परेचर के कारण है, वो कीट रोगों का प्रकोप किस कारण होता है, या मौसम परिवर्तन से कीट रोगों का फसलों पर किस प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पौधों की सस्य वृद्धि काल में अनुकूल तापमान रहने, तेज धूप से प्रभाव फसलों पर रोग कीटों का आक्रमण न्यूनतम रहता है। ठीक है, तेज धूप के प्रभाव से फसलों पर रोग कीटों का जो आक्रमण है वो न्यूनतम रहता है। वायुमंडलीय आर्द्रता, सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऐड कर लेना। वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत मृदा सतहों और जल निकायों, इसका मुख्य स्रोत क्या है, मृदा सतहों और जल निकायों, महासागरों, नदियों, झीलों आदि से वाष्पन द्वारा तथा वानस्पतिक जो वनस्पतियों से संवेदन द्वारा प्राप्त नमी होता है। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें निरपेक्ष सापेक्ष आर्द्रताएं होती हैं। दो आर्द्रताएं इसके अंदर होती हैं, कौन कौन सी, निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रताएं इसमें होती हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपनी निरपेक्ष आर्द्रता। इसमें ग्राम प्रति घन सेमी, ग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन फीट में दर्शाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है उसको किस में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। फिर पढ़ते हैं सापेक्ष। वायुमंडल की आर्द्रता को दर्शाने की एक सामान्य और प्रचलित प्रायोगिक विधि है किसी निश्चित तापमान पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है, एक सूत्र भी दे रखा है इसके बारे में, ये भी अपन देख लेते हैं। में उपस्थित निरपेक्ष आर्द्रता उसकी तापमान पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो आपेक्षिक आर्द्रता की यह परिभाषा होगी। इसकी इकाई प्रतिशत है और इससे निम्न अनुसार दर्शाया जाता है। इसकी इकाई किसमें है, प्रतिशत में है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बराबर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। ठीक है, ये इसका सूत्र है। और एक दूसरा सूत्र और है, वो अपेक्षित आर्द्रता प्रतिशत वास्तविक वाष्प दाब बटे संतृप्त दाब इंटू 100। ठीक है, तो ये इसके सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों सूत्र हैं वो नोट कर लेते हैं, ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिए। अपेक्षित आर्द्रता निकाली कैसे जाती है, ये सूत्र है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपेक्षित आर्द्रता है उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार अपन मोटा मोटा देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है तो अपन इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। फटाफट चीजें हैं, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, बाकी रीड तो आप चैप्टर बाद में भी कर सकते हो। मेन है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर मेन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उसमें है जल संबंध, वाटर रिलेशन। अपेक्षित आर्द्रता पौधों की वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करती है। शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता की कमी के कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है अपनी अपेक्षित आर्द्रता। इसमें मेन जैसे पॉइंट है ना, जैसे
क्या है, जैसे जल संबंध, तो जल संबंध क्या होगा, अपेक्षित आर्द्रता के अंदर की वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेगी। ठीक है, पर्णवर्धी लीफ ग्रोथ को प्रभावित करती है इसके अंदर। तो अधिक अपेक्षित आर्द्रता के कारण कोशिका का स्फीत दाब होता है वो अधिक हो जाता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास कम होता है। ठीक है, इसके बाद अतः आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की तुलना में पौधों की पत्तियों का आकार अधिक रहता है। ठीक है, आपको पता है कि आर्द्र क्षेत्रों में फिर शुष्क क्षेत्रों के बजाय जो पौधे हैं उनकी पत्तियों का आकार बढ़ जाता है इसके कारण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, जब शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता कम होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का ह्रास अधिक होता है, पौधों में जल की कमी हो जाती है। फिर परागण, यदि मृदा की नमी पर्याप्त, यदि मृदा की नमी क्या होती है, पर्याप्त होती है, तो औसत रूप से कम अपेक्षित आर्द्रता परागण को बढ़ाकर बीज जमाव को बढ़ाती है। ठीक है, जो अपेक्षित आर्द्रता है वो क्या करती है, परागण के अंदर यदि मृदा की नमी पर्याप्त हो तो औसत रूप से कम अपेक्षित आर्द्रता परागण को बढ़ाकर बीज जमाव को बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना उपज, कीट, हाँ उपज नहीं कीट। ठीक है, अब परागण में क्या होता है, उदाहरण 80% की तुलना में 60% अपेक्षित आर्द्रता पर गेहूं में बीज जमाव अधिक होने लगता है। ठीक है, तो ये उदाहरण है, ये आप नोट कर लेना कि किस प्रकार परागण को अपेक्षित आर्द्रता है वो प्रभावित करती है। उसके बाद पोषक तत्वों का अपटेक एक एवं स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद अधिक वायुमंडल अपेक्षित आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करती है जो पोषक तत्वों के अपटेक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कीट एवं रोग का प्रकोप। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता के अंदर कीट और रोग का फसलों पर क्या प्रकोप पड़ता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। हाँ, तो इसके अंदर है अधिक अपेक्षित आर्द्रता के प्रकोप को बढ़ाती है। अधिक अपेक्षित आर्द्रता के कारण पौधों के रसीलापन बढ़ता है, साथ ही कवक के बीजाणुओं का अंकुरण बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कवक के बीजाणुओं का अंकुरण बढ़ता है। उदाहरण आलू एवं चाय का झुलसा रोग, ब्लाइट रोग, जो अपना पोटैटो ब्लाइट रोग है वो मोइला एफिड व हरा तेला जेसिड व पर्याकरण अधिक आर्द्रता की परिस्थितियों को बढ़ाते हैं। क्या, कीट के बाद क्या आएगा अपना उपज। ठीक है, कीट के बाद अपन बात कर लेते हैं उपज की। उपज को किस प्रकार अपेक्षित आर्द्रता प्रभावित करती है, बहुत अधिक या बहुत कम अपेक्षित आर्द्रता पौधों की वृद्धि के अनुकूल नहीं होती है। उपज के साथ आर्द्रता का ऋणात्मक सहसंबंध, कौन सा संबंध, ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अधिक आर्द्रता से परागण कम होता है और कीट एवं रोग का प्रकोप बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जलवाष्प का संघनन। नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा आ गया, जलवाष्प का संघनन। अंदर क्या आ जाता है, जलवाष्प के संघनन के अंदर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गैसीय अवस्था का जल तरल अवस्था परिवर्तन संघनन, यह जल की अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया है जो वाष्पीकरण प्रक्रिया के विपरीत होती है। संघनन की प्रक्रिया वायुमंडल में निहित अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करती है। जब वायु अपेक्षित आर्द्रता 100% होती है तो जलवायु संतृप्त वायु कहते हैं। ठीक है, संतृप्त वायु कहते हैं जब 100% होती है। ठीक है, इसके बाद अपन फटाफट देख लेते हैं, अपने एक दो टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं। ओस, धरातल के निकटवर्ती वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के प्रत्येक संघनन द्वारा मुख्यतः रात्रिकालीन विकिरण द्वारा शीतल एवं धरातल पर संचित जल की बूंदों को क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। ओस में ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा ये नोट कर लेना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन फोग, कोहरा। कोहरे के अंदर क्या है, ओस का भी आपको पता है फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोहरा है अपना धरातल के सीमावर्ती भागों में जलवाष्प युक्त वायु का तापमान जब ओसांक ड्यू पॉइंट, ठीक है, पर पहुंच जाता है तो वायु अधिक शीतल हो जाती है, जिसे जलवायु, नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिससे जलवायु वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर छोटे छोटे जल कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है। ये जल कण हल्के होने के कारण वायु में निलंबित अवस्था में रहते हैं तथा जल का समय धुएं के बदले के रूप में दिखलाई पड़ता है, तो ये फोग होता है। ठीक है, इस प्रारूप को कोहरा या फोग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब धुंध के बारे में बात कर लेते हैं। धुंध या कुहासा, ये कोहरे के, इरेज कर देते हैं इसको, हाँ, ये कोहरे के कम घना
होता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिभाषा के अनुसार जब कणों का युक्त वायुमंडल कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है तो उसे धुंध या कुहासा कहते हैं, गीला धुंध कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, ये आप लोग नोट कर लेना। कोहरा, ठीक है, धूप कोहरा यह धुएं एवं कोहरे का मिश्रण है जो अधिकांश शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में नजदीक दिखाई देता है। जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके नजदीक दिखाई जाता है। ये इसकी परिभाषा है, आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पाला। पाला के बारे में क्या है कि पाला कभी कभी धरातल पर स्थित घास पौधों की पत्तियों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जलवाष्प संघनन क्रिया के स्थान पर, है ना, उद्रुपातन क्रिया द्वारा ओस के रूप में न बदलकर बर्फ के छोटे छोटे कणों, हिम कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं तुषार या पाला। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके अंदर पाले से बचने के उपाय। तो देखो, तो अपन आगे पढ़ेंगे पाले से बचने के उपाय। पाले रोधी फसलें किस्में उगाना, जो अपने पाले से जो प्रभावित नहीं होती है, ऐसे किस्में जो अपने फसल में उगा सकते हैं। कौन कौन की किस्में हैं, जैसे चने की पूसा 212, तुरैया की भवानी, आलू की कुफरी, शीतमान और कुफरी देव आदि, ये किस्में उगाकर आप लोग पाले से फसलों को बचा सकते हैं। ठीक है, हल्की सिंचाई द्वारा कि आप तापक्रम 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है अगर आप हल्की सिंचाई कर देते हो तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है धुआं करके खेत में, मेड़ों के आसपास व्यर्थ घास फूस कूड़ा करकट, आप इसका धुआं करके भी है पाले से बचा सकते हो फसल को। उसके बाद गंधक के अमल का छिड़काव करके पाले पड़ने की संभावना वाली परिस्थिति में 0.1% यानी 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के अमल का छिड़काव गेहूं, सरसों, जीरा, मटर आदि फसलों पर पाले को बचाने के साथ साथ पौधों में गंधक तथा लोहे की उपलब्धता बढ़ाकर इन फसलों को रोधिता की बढ़ाता है, क्योंकि इस फसलों पर पाले की प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं छाया करके। छोटे पौधों विशेषकर नर्सरी के जो पौधे हैं, वर्षा मौसम में लगाए गए नए छोटे फलदार पौधे काट या पॉलीथीन को ढककर उनसे पाले से आप उन्हें बचा सकते हैं। बुआई के समय समायोजन करके आलू और चना, मटर, सरसों आदि फसलों में बुआई के समय इस प्रकार समायोजित करके कि पाला पड़ने की अधिक संभावना वाले समय मध्य दिसंबर या जनवरी तक फसलों को निषेचन के अनुसार अक्टूबर प्रारंभ बुआई के इन फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। ठीक है, फसलों को बुआई का जो टाइम पीरियड है उसको अपन चेंज करके भी इसके अंदर नॉर्मल ये है बुआई के समय का समायोजन करके कि फसलों का जो बुआई का समय है उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके आप पाले से उन्हें बचा सकते हो। ठीक है, मेघ या बादल जलवायु महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि वर्षा की मात्रा इन्हीं के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अपन पढ़ेंगे बादल। अभी अपन मेघ यानी अपन ने मेघ पढ़ लिया। मेघ क्या होते हैं, बादलों के प्रकार। अपने बादलों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है तित्रपंखी या पक्षाभ मेघ। वायुमंडल के सर्वाधिक ऊंचाई वाले वो पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं और बर्फ के कणों को निर्मित होने से श्वेत रंग के होते हैं। ठीक, किस रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। किस कारण होते हैं, बर्फ के कणों से निर्मित होने के कारण। पक्षियों के पंखों की भांति दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें तित्रपंखी या पक्षाभ मेघ भी कहते हैं। ये स्वयं वर्षा नहीं करते परंतु कुछ नीचाई पर जाने के बाद दूसरे बादलों में परिवर्तित होकर वर्षा करते हैं। ठीक है, ये तो अपने हो गए तित्रपंखी। अब कपासी या फिर पुंज मेघ। कपासी या पुंज मेघ, इन्हें मेघों का विकास लंबवत रूप से होता है, प्रकाश में धुनी हुई रुई के ढेर के समान दिखाई देते हैं। इनका ऊपरी भाग गुमंदाकार तथा फूल गोभी, कौन सा, फूल गोभी जैसा होता है। इसका ऊपरी भाग होता है वो। इनका रंग काला चमकीला होता है। इनसे स्वच्छ मौसम का आभास मिलता है। क्या, स्वच्छ मौसम का आभास मिलता है। ये बादल गर्जन अधिक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बादल गर्जन अधिक करते हैं। अपने नेक्स्ट है स्त्री मेघ, है ना। ये मेघ निम्न ऊंचाई वाले मेघ होते हैं। ये कई परतों वाले होते हैं। इनका निर्माण विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियों से टकराकर होता है। ठीक है, या टकराव से होता है। ठीक है, तो मेघ एवं कोहरे में अंतर अपन पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। इसी से हर बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर।
तो इसको आप जरूर एक बार देखिए अच्छे से, मेघ और कोहरे में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघ और कोहरे में अंतर। एक तरफ मेघ है, एक तरफ कोहरा है। निर्माण अधिक ऊंचाई पर होता है, इसका धरातल के संपर्क वाली वायु राशि में निर्माण होता है। ठीक है, इसमें वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती है कोहरे में। जल कणों की मोटाई अधिक होती है इसके अंदर, जल कणों की मोटाई कम होती है कोहरे के अंदर। मेघों का निर्माण केवल संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। विपरीत जल राशियों के सम्मेलन से कोहरे का निर्माण होता है। सम्मेलन से क्या होता है? कोहरे का निर्माण होता है। उसके बाद मेघ ऊर्ध्वाधर दृश्यता, वर्टिकल विजिबिलिटी, ठीक है, को प्रभावित करते हैं। कोहरा क्षैतिज दृश्यता, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी को प्रभावित करता है। तो ये मेघ और कोहरे में अंतर आप नोट करना चाहें इसे नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाफट इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। मेघ और कोहरे में अंतर, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन बात कर लेते हैं। अगर बादल हैं अपने वो निरंतर छाए रहें और वर्षा ना हो तो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? यदि जनवरी माह में मावठ के बाद बादल छाए रहे होते हैं तो फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। गेहूं में गेहूंरुई आना जो अपना रोग होता है, गेहूंरुई यानी ब्राउन रस्ट, सरसों में सफेद रोली व्हाइट रस्ट का प्रकोप बढ़ जाता है। ये जो ब्राउन रस्ट है ये कवक जनित बीमारी है। कौन सी? कवक जनित बीमारी है। एक तो इसका रोगजनक क्या है? ब्राउन रस्ट का रोगजनक है प्यूसिनिया टिटिसिना नामक रोगजनक के कारण यह आपका ब्राउन रस्ट होता है। ठीक है, एल्बुगो कैंडिडा इसके कारण होता है आपका व्हाइट रस्ट। ये जो आपका ब्राउन व्हाइट रस्ट है एल्बुगो कैंडिडा जो रोगजनक है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, पकाव के समय प्रकाश लंबे समय तक मेघाच्छित रहे तो फसलों के देर से पकती है। मतलब फसलें अगर मेघ छाए रहते हैं तो फसलें देर से पकती है। ठीक है, दानों में नमी बनी रहती है। मंडाई ओसाई भंडारण में कठिनाई आती है। भंडारण में कीट एवं कवक संक्रमण संभावना रहती है, कीट और कवक संक्रमण की संभावना रहती है। फिर उसके बाद वर्षण है, वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित जल की बूंदें या हिमकण जो अधिक बढ़ने के कारण वायुमंडल में निलंबित नहीं रह पाते और धरातल पर गिरने लगते हैं। इस प्रकार वायुमंडल जब धरातल या ठोस जल धरातल गिरता है तो इसे वर्षण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्षा के अनुकूल प्रभाव, जो अनुकूल प्रभाव है वो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके अंदर अनुकूल प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार है। बुआई के समय वर्षा होने के बाद कई दिन तक मौसम साफ रहने से बीजों का अंकुरण तेजी से होता है। चल रहा है जब फसल वृद्धि काल चल रहा है तो 10 से 15 दिन तक के अंतर पर वर्षा फसलों के लिए अच्छी रहती है। धान की फसलों के लिए एक कहावत है, साटी होवे 60वें दिन। क्या? साटी होवे 60वें दिन जब पानी पावे 8वें दिन। धान की फसल है उसके लिए एक कहावत है, साटी होवे 60वें दिन जब पानी पावे 8वें दिन। धान की फसल को लेकर एक कहावत है, यदि साटी यानी धान को हर 8 दिन में पानी मिलता रहे तो वह 60वें दिन तैयार हो जाती है। इस कहावत का जो मीन है वो क्या है कि 60 दिन यानी धान, यदि 60 यानी धान को हर 8वें दिन पानी मिलता रहे तो वो 60वें दिन तैयार हो जाती है। ये कुछ सितंबर माह में अच्छी वर्षा होने से बारानी क्षेत्रों में रबी की फसलों में चने एवं सरसों की बुआई की जा सकती है जो एक मावठ होने पर अच्छी उपज दे सकती है। ठीक है, रबी की फसलों में सितंबर जनवरी में मावठ या मावठ की वर्षा हो जाने से फसल एवं पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है, पैदावार भी अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद खड़ी फसल में दाने की दूधिया अवस्था में वर्षा दाने से सुडौल व मोटे बनते हैं, उपज अधिक मिलती है। ठीक है, वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, अतिवृष्टि से फसलों पर प्रभाव। अब अपन पढ़ेंगे इसमें अतिवृष्टि से फसलों पर प्रभाव। खेत में अधिक समय पानी रहने से जड़ क्षेत्रों में वायु संचरण प्रभावित होकर फसलों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। विशेष रूप से बाजरा, मक्का, गेहूं, उड़द, लोबिया आदि क्षति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लेना, इसके अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेत में पानी भरा रहने से मृदा ताप घट जाता है, मृदा में उपस्थित लाभप्रद जीवाणु की प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, उसके बाद बचाव के उपाय, अतिवृष्टि सहनशील फसलों में धान, जूट, गन्ना उगानी
चाहिए। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत में जल निकास करने के बाद हल्की जुताई, कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अनावृष्टि वर्षा का असमान वितरण होने से कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाती, फसलें बोना भी संभव नहीं होता। यदि फसल बो दी गई हो तो वर्षा के अभाव में खड़ी फसल सूख जाती है। यह होती है, क्या होती है, अनावृष्टि, असमान वितरण वर्षा का। ठीक है, इसके बाद कुछ अपनी किस्में हैं जो अनावृष्टि से बचाने के लिए अपने पास कुछ फसलें हैं और उनकी जो किस्में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाजरा की HHB 67, RHB 177 और ICMH 356 ये किस्में हैं बाजरा की, जो अनावृष्टि होती है उससे आप बच सकते हो यह फसल उगा के। ज्वार की है CSH 1, CSH 5, फिर मोट की है RMO 40, RMO 257, फिर तिल की है RT 46 और RT 127, फिर गंवार की है RGC 1936, RGC 1003। ये तो कुछ फसल हैं और उनकी कुछ किस्में हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस्मों से, वेराइटियों से हर बार कंपटीशन एग्जाम देख लो, आप 11th की एग्जाम देख लो, आप 12th बोर्ड की एग्जाम देख लो, किस्मों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लेना आप जरूर, ये चीज है जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज है आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लें फसल की कटाई के तुरंत बाद जुताई करना, पाटा लगा देना चाहिए। फसल की बुआई वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मृदा में नमी संरक्षण बढ़ने के लिए कार्बनिक खादों का प्रयोग अधिक होता है। वाष्पीकरण रोकने के लिए आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हो, जो आप ब्लैक शीट लगाते हो मेड पे, वो लगा सकते हो आप, मल्चिंग उसी को बोलते हैं। वर्षा प्रारंभ होते ही ओट आने पर जुताई कर देनी चाहिए। मिश्रित फसलों बोना लाभकारी रहता है, जैसे ज्वार प्लस मूंग, बाजरा प्लस मोट, मिश्रित फसल आप बोते हो वो लाभकारी रहता है, इस चीज को ध्यान रखना आप। असमय वृष्टि, वर्षा की आवश्यकता न होने पर भी वर्षा होने से क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। बुआई के तुरंत बाद वर्षा होने से बीज अंकुरण नहीं हो पाता। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आप लोग नोट करते रहना, आप लोग पढ़ लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट भी करने हैं सारे। ठीक है, फसलों पर वर्षा काल में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने से मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें गिर जाती हैं। ठीक है, अधिक वर्षा होने से आपको पता है जो बढ़वार वाली फसलें होती है वो गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बचाव के उपाय, फसल बुआई के तुरंत बाद वर्षा बीज अंकुरण नहीं हो पाता, इसके लिए खेत में बनी पपड़ी को अंधी गुड़ाई से तोड़ देना चाहिए। इसका बचाव है कि जो अंधी गुड़ाई करते हैं अपन, एक तरीके से साधारण भाषा में बोले गोज करते हैं, उससे पपड़ी को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, असमय वर्षा से फसलों से बचाने के लिए खेत में जल निकास की उचित अवधि अपनाकर आवश्यक पानी खेत में शीघ्र बाहर निकाल देना चाहिए। तो अनावश्यक पानी है वो अगर खेत में भर जाता है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो फसल है आपकी वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि आपको पता है फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओले गिरते हैं, उनका व्यास कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 से 50 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ओला गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है आप सभी को पता है। और फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं वायु, अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज गमन यानी हॉरिजॉन्टल करने वाली हवा एयर वायु कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा है वायु की, ये आप लोग नोट कर लेना, ये यहाँ से ये परिभाषा है आपकी वायु की। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद पवनों के अनुकूल प्रभाव, अपन प्रभाव देख लेते हैं। मौसम का यह तत्व पौधों के वृद्धि विकास अत्यधिक प्रभावित करता है। मार्च अप्रैल में गर्म पछुआ हवाएं जो चलती हैं ये लाभकारी होती हैं, उन्हें पकने में सहायता के साथ साथ ओसाई में भी लाभदायक रहती हैं। ठीक, जुलाई अगस्त में मानसून की हवाएं, जो जुलाई अगस्त है अपना, उसमें मानसून की जो हवाएं चलने से वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद वायु द्वारा अधिकांश फसलों जैसे मक्का, बाजरा, सरसों में परागण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सारे हैं वो नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। पवनों के प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ते हैं। लू, मई जून के महीने में गर्म हवाएं जो पश्चिम दिशा से चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। लू किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामों में ये चीजें पूछी जाती है। परिभाषा, शीतलहर और लू, ये परिभाषा आप नोट कर लेना। फसलों पर प्रभाव इनका क्या पड़ता है उनको एक बार अपन देख लेते हैं। आंधी तूफान आने पर गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि फसलों गिर जाती हैं, जो आपको पता है लंबी
जो फसलें होती हैं वो गिर जाती है। यदि फसल पकाव के समय ऐसा होता है तो कटाई में कठिनाई आती है भाई। एक साथ फसलें अगर जैसे बाजरा है वो गिर गया तो वो मिक्स हो जाता है, इस तरीके से फिर अपन काटने में बहुत अपने को कठिनाई आती है। वर्षा की टहनियां टूट जाती है, कई बार वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाते हैं। वृक्षों की जो टहनियां है वो टूट जाती हैं और कई बार वो उखड़ जाती है। बेसिक सी चीजें हैं, ये 5 पॉइंट आप नोट कर लेना। उसके बचाव के जो उपाय हैं ये भी है, आप नोट कर लेना। अपन बचाव में क्या कर सकते हैं, खेजड़ी, बबूल, शीशम और जंगली जलेबी आदि खेत या बाग के चारों तरफ बाउंड्रीज में ये चीजें लगा सकते हैं ताकि जो हवा का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना। फिर पढ़ेंगे अपन वायुमंडलीय दाब। किसी स्थान पर कार्य कर रहे बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ये नोट कर लेना, दाब किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मौसम संबंधित उपकरण। कुछ उपकरण है जैसे तापमापी। तापमापी क्या होता है, किस काम में लिया जाता है, तापमान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की गर्मी शीतलता का माप, तापमान के वायु के ताप को तापमापी कहते हैं। ठीक है, थर्मामीटर, क्या थर्मामीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तापमान तापमापी यानी थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, ये इसके 4 प्रकार होते हैं। आपको तापमापी दिखा देते हैं, ये देखो, ये तो है, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। ये तो आपका है अधिकतम तापमापी। कौन सा, ये तो आपका है अधिकतम तापमापी, और ये होता है आपका न्यूनतम तापमापी। क्या होता है आपका, न्यूनतम तापमापी। ठीक है, उसके बाद ये आपका बल्ब या शुष्क, ये क्या होता है आपका, शुष्क बल्ब या अर्ध जो बल्ब होता है वो ये तापमापी, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तापमापी भी थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान को। ठीक है, उसके बाद अधिकतम तापमापी होता है, उसमें क्या सिस्टम होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। कांच की नली में पारा रहता है और वायु का अधिकतम तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद तापमापी पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित होते हैं। कौन से, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 55 डिग्री सेल्सियस, आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे। ये देखो, ये जो तापमापी है इस प्रकार इसमें अंकित होते हैं। ठीक है, इस समय इसका पाठ्यांक शुष्क बल्ब तापमापी ±0.3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा अपन सेट करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, तो उसका होना चाहिए प्लस माइनस कितना, 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अपन इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। अगर सारी चीजें देखें तो ये चैप्टर है, अभी बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, आपको थोड़ी सी इसमें समस्या आ सकती है। फिर इसके बाद में इसमें कितना अंकित होता है, इसमें होता है अपने -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक इसमें पैमाना मात्रक अंकित होते हैं। ठीक है, उसमें पिछले में मैंने आपको दिखाई दिया, ये देख लो, ये चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। -40 से लेकर न्यूनतम में 50 तक होते हैं, प्लस 50 तक होते हैं। ठीक है, इसको सेट किया जाता है दोबारा तो ±0.6 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। दोबारा अगर इसको सेट करते हैं तो इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शुष्क एवं अर्धशुष्क बल्ब तापमापी होता है। वो किस प्रकार होता है, वो होता है यदि अधिकतम तापमापी की तरह पारे वाला तापमापी होता है जो कि वायु के तापमान को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। चूंकि इसमें अधिकतम तापमान हर की तरह बल्ब के पास सूचकांक नहीं होता, अतः कांच की नली में स्थित पारा वायुमंडल के तापमान के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में शुष्क एवं अर्धशुष्क बल्ब तापमापी का आपने फोटो पीछे देख लिया, वो उसका फोटो है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे स्टीवेंस स्क्रीन। ये क्या होता है, स्टीवेंस स्क्रीन क्या होता है, ये चारों तापमापी मौसम वेधशाला में लकड़ी के एक विशेष प्रकार के बक्से में रखे जाते हैं, स्टीवेंस स्क्रीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टीवेंस स्क्रीन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है और आप इसकी इमेज देख सकते हो। जो आपका स्टीवेंस स्क्रीन है ये कुछ इस प्रकार होता है। इसमें छत होती है, एक तो देखो इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें एक तो आपकी होती है छत होती है इसके अंदर, फिर आपकी सेकंड पे होता है लकड़ी की बक्सा होता है, ये प्रॉपर लकड़ी का जो बक्सा होता है। उसके बाद लकड़ी के
फट्टे होते हैं, जो लकड़ी के फट्टे होते हैं, ये लकड़ी के इस प्रकार, इसमें देखो ये फट्टे लगे हुए हैं ना, ये फट्टे ये। फिर उसके बाद आपका है दरवाजा होता है, ये दरवाजा है आपका, ठीक है। उसके बाद अधिकतम तापमापी का स्थान होता है, अधिकतम तापमापी को यहाँ रखते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद शुष्क बल्ब तापमापी का स्थान यहाँ होता है। फिर उसके बाद अर्ध बल्ब तापमापी का स्थान होता है, वो यहाँ होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम तापमापी का स्थान होता है, वो इसमें यहाँ होता है, ठीक है। इसमें तापमापी रख दिए जाते हैं, लकड़ी का एक बक्सा होता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यही है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलेंगे, तापमान संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दैनिक औसत तापमान, दिन का उच्चतम व न्यूनतम तापमान ज्ञात करने पर दिन का औसत तापमान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तापमापी के अंदर दिन का न्यूनतम और दिन का उच्चतम तापमान नोट किया जाता है, फिर इस सूत्र की सहायता से, जिसका औसत तापमान बराबर उच्चतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान बटे 2, कितना बटे 2, ये सूत्र है, इसे नोट कर लीजिए। इसके द्वारा है एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर चीजें इतनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट है अपना मासिक औसत तापमान। ये किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अगर आपको दैनिक वाला देखना है, इसमें यह चीज है, दैनिक तापमांतर 24 घंटे की अवधि में प्राप्त उच्चतम तापक्रम से न्यूनतम तापक्रम को घटने से प्राप्त तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। दैनिक तापमान बराबर उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान। दैनिक तापमांतर के बराबर क्या हो गया, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान। मासिक तापमान, ठीक है। मासिक तापमान को निकालने का सूत्र क्या है, यह है F माइनस 32/9 बराबर C बटे 5, ठीक है। इसमें F तो है डिग्री फ़ारेनहाइट और C है डिग्री सेल्सियस। जो भी आपका टेम्परेचर आता है आप इसमें नोट कर दीजिए और प्लस माइनस करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्षा मापी। रेन गेज होता है वो पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित समय में वर्षा द्वारा बरसने वाले पानी की कुल मात्रा को पानी की गहराई के रूप में मिमी या सेमी में व्यक्त करते हैं। जल वृष्टि की मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण वर्षा मापी कहलाते हैं, ठीक है। साधारण वर्षा मापी है वो कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर क्या क्या होती है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें एक तो होता है कीप होता है, ठीक है। ये जल है, ये मिट्टी है, इसमें इतनी गहराई पर इसको रख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एक तो कीप होता है, ये कीप लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रहीता, यानी ये ग्रहीता ये वाला जिसमें जल भरा जाए, ये होता है, ठीक है। फिर होता है इसके अंदर बॉडी होती है, ठीक है, काय, जिसको काय बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। फिर उसके अंदर होती है आधार, जो इसका बेस होता है, आधार होता है, ठीक है। तो आधार कौन सा हो गया, ये वाला इसका आधार हो गया, जिसे अपन बेस बोलते हैं, जो इसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर जो पानी है वो भरा जाता है, उसके बाद है जो इसको निकाल कर ज्ञात कर लिया। जैसे देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, ये आपने चित्र क्लियरली देख ही लिया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, 24 घंटे में हुई वर्षा मिमी सेमी में लिखा जाता है। 20 मिमी वर्षा का मतलब है कि यदि यह वर्षा समतल भूमि पर पड़े तथा इसके बाद न उसकी वाष्पन बने, न भूमि सोखे और वह न ही जल बहे, तो 20 मिमी तक जल की यह तह पृथ्वी सतह पर होनी चाहिए। इस यंत्र के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। धातु का सिलेंडर, कीप या संग्राहक जो संग्रह यंत्र होता है वो, जलग्रहीता बोतल और आसांगिक सिलेंडर जो नपना गिलास होता है जिससे अपन नापते हैं पानी को, वो, ठीक है। इसके भाग हैं कुछ। फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये रहा, वर्षा की मात्रा सेमी। ये वर्षा की मात्रा किस सूत्र की सहायता से माप सकते हो, वर्षा की मात्रा सेमी बराबर पात्र में एकत्रित जल की मात्रा मिलीलीटर, कीप का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से है आप वर्षा की जो माप सकते हो मात्रा, ठीक है। ये सूत्र है, इसको नोट कर लेना। चूंकि कीप के मुख्य क्षेत्रफल आंशिक सिलेंडर के मध्य एक विशेष संबंध रखा जाता है, अतः उपरोक्त सूत्र उपयोग किए बिना वर्षा की मात्रा आसांगिक सिलेंडर की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। किसके लिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बाल आर्द्रताप मापी,
अधिकांश प्रयुक्त होने वाली हाइग्रोमीटर है जिनमें मानव का बाल संवेदनशील तत्व के रूप में उपयुक्त होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मानव का बाल है वो उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अभी यह आपका हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर की आप इमेज देखना चाहें तो ये आपका जो है हाइग्रोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो विंड वेन है, जो हवा की दिशा को बताने वाला आपका यंत्र है, उसकी ये इमेज है। वायु के बहने की दिशा को ये बताते हैं। और इसमें तीर, ये जो तीर है ये लगी होती है। संतुलन भुजा, जो संतुलन भुजा होती है इसकी, जो इसको स्थिर रखती है, वो लगी होती है। इसमें पंख लगा होता है। और कठोर सूली, जो कठोर सूली जो इससे इसको रोक के रखते हैं, वो लगा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या रखा जाता है, इसको जो सतह है अपनी, है ना, उसमें 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर पर इसको बॉक्स लगाया जाता है, फिर इसको 60 सेंटीमीटर, और इसमें और जो सतह से लेकर जो ऊंचाई रखी जाती है इसकी 300 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी? 300 सेंटीमीटर ऊपर लगाया जाता है। यानी किसी बिल्डिंग पे या किसी बड़े कारखाने पर आप इसे लगा सकते हो, जो हवा की दिशा है उसको पता लगाने के लिए। ठीक है, इस यंत्र में 75 सेमी लोहे के तीर को काष्ठफल की सीधी दूरी पर इस प्रकार लगाते हैं, तीर दूरी पर लगे बाल बेयरिंग की सहायता से सुगमतापूर्वक घूम सके। ठीक है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये घूम सके, यहाँ पे बेयरिंग लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद वायु वेग मापी। कौन सा? वायु वेग मापी। यह भी एक इसी तरीके का यंत्र है जिसे पृथ्वी सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। ठीक है, यह है वायु वेग मापी अपना। ये आपको चित्र दिख रहा है, इसमें कीप, दूरी और परिक्रमण मापी होता है। ये आपका परिक्रमण मापी है, राउंड, है ना। और फिर उसके बाद कीप वाला, ये कीप लगी हुई होती है। और फिर उसके बाद दूरी ये होती है। इसके अंदर जो आपका ये परिक्रमण मापी है, उससे लेकर जो कीप के बीच में लगी होती है उसको आप दूरी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद ये है वायु वेग मापी। धातु के पाइप पर स्थापित किया जाता है जिसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 3 मीटर रखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, वायु वेग मापी की पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई है वो कितनी रखी जाती है? 3 मीटर रखी जाती है। ठीक है, ये वेधशाला में लगाए जाते हैं। देखो ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, तो आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, इसमें क्या है, उपयुक्त उपकरणों को स्थापित करने के स्थान के चयन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई ऊंचा मकान नहीं होना चाहिए, वृक्ष आदि न हो, उस स्थान पर पानी न बढ़ता हो। ठीक है, जंगली व आवारा पशु आदि से स्थान पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो। वेधशाला की स्थापना सदैव फार्म या खेत के मध्य समतल स्थान पर की जाती है। ठीक है, इसे वेधशाला में लगाया जाता है। नेक्स्ट, तो साथियों ये अपन अपना 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। जो इसके जो अपने बुक के पीछे के क्वेश्चन है वो अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कंप्लीट जो चैप्टर्स के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। जैसे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको पता है क्या हो जाए? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक क्लास दे दी जाएगी, पूरे जो पार्ट है उनकी लास्ट के अंदर, पूरे अध्याय की। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है क्या? मौसम और जलवायु, यानी वेदर और क्लाइमेट, चैप्टर नंबर अपना 2। ठीक है, 11th का चैप्टर नंबर 2 अपन ने इसके अंदर कवर कर लिया है कंप्लीट, जिसके बारे में अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। अपन ने वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम एवं जलवायु के बारे में अपन ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात कर ली है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, और हमारे चैनल कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपना 3rd चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।